Hello everyone, so my name is Chitransh Tadej and here I welcome all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. So I am going to be your friend and your companion for English learnings for several of the examinations, but right now we are just going to talk about the REET examinations and we are going to discuss the English language. So without any delay, let's start our topic. So first of all, we are going to discuss about the syllabus of रीट एग्जामिनेशन के रीट एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं लेवल 1 या 2 के अंदर लैंग्वेज 1 को अपनी लैंग्वेज चूज करता हूं तो मुझे वहां पर कौन कौन से टॉपिक्स को देखना होगा, कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं 30, मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं 30। इसका मतलब क्या हो गया कि एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए गाइस, बोलो फटाफट। इतनी सिंपल मैथ्स तो सबको आती होगी कि 30 नंबर के हमें 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है और डेफिनेटली माइनस मार्किंग रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा आराम से, शांति से, सोच के, समझ के ही हमें किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा आने वाला है यहाँ पर अनसीन प्रॉस पैसेज। अनसीन प्रॉस पैसेज हमारा यहाँ आने वाला है। अनसीन प्रॉस पैसेज जो है वो हमारा यहाँ पर आने वाला है। उसमें हमसे क्या पूछा जाने वाला है, सिनोनिम्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जा सकता हो। एंटोनम्स, विलोम शब्द, स्पेलिंग्स। कहीं पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग्स दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। इसकी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। चाहो तो पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगा करके किसी शब्द का निर्माण करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया एकल शब्द। वन हु टीचेस इन द क्लासरूम, वह व्यक्ति जो कक्षा में पढ़ाता है, क्या कहलाता है बताओ? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूं? शिक्षक। इंग्लिश में कहेंगे टीचर। तो ये हमारा क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इस पूरे के पूरे टॉपिक को अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो ये है हमारा वोकेबलरी पार्ट। क्या है ये हमारा वोकेबलरी पार्ट? हमसे यहां पर पूछा जाने वाला है। ये वोकेब हमसे यहां पर पूछी जाएगी। सेकंड टॉपिक अगर हम यहां पर देखें तो हमारा अनसीन प्रॉस पैसेज के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है भैया इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर टोटल कितने टॉपिक होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर टोटल होते हैं हमारे 8 टॉपिक। कौन कौन से हैं भैया, फटाफट मार्क करते चलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 4 और 4 8। ये टोटल हमारे 8 टॉपिक हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो इन 8 टॉपिक से रिलेटेड कितना सब कुछ हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर एक छोटा सा हम विचार करने की कोशिश करें कि सर पार्ट ऑफ स्पीच तो एसएससी और बैंक पीओ में भी आता है। पार्ट ऑफ स्पीच में 3 महीने की पढ़ाई पूरी हो जाती है, 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं अगर आप सही तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना जरूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच तो आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आएगा क्या, आइडेंटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा हमारे यहाँ पर? केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन ही आएगा। हमें केवल पहचानने के लिए बोलेगा। एक पैसेज में से एक वाक्य दे देगा, फिर से बोलो, एक पैसेज में से एक सेंटेंस दे करके आपसे उस सेंटेंस के 2 वर्ड्स लेकर के आपसे पूछ लेगा कि बताइए भैया ये दोनों वर्ड्स क्या हैं। क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रेपोजिशन है, क्या ये कंजक्शन है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें यूजेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है। हमें क्या नहीं पढ़ना है? यूजेस नहीं पढ़ने हैं, रूल्स नहीं पढ़ने हैं, एक्सेप्शन केसेस नहीं पढ़ने हैं। केवल हम उन्हें पहचान सकें, केवल उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, इतना ही हमें वहां पर देखना है। इससे ज्यादा हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है टेंसेस। सभी लोग जानते हैं बहुत सारे बच्चे टेंस को देखते ही टेंस हो जाते हैं, तो हमें टेंस होने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम टेंसेस को पढ़ेंगे। सबसे मेन समस्या आती है
दो जगह। सबसे पहले सर हम सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, एडवर्ब्स लिखवा दूंगा। बहुत थोड़े से एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब लिख लीजिए, एडवर्ब देखिए, एडवर्ब देखते ही आप पहचान जाएंगे। अगर ऑलरेडी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नाउअडेज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट नाउ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जस्ट नाउ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो बहुत आसान है, केवल एक शब्द पकड़ना है हमें, हमारा जो एडवर्ब का शब्द है केवल उसे पकड़ेंगे और उसे पकड़ने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरने के लिए दो चार्ट बताऊंगा 15 मिनट के अंदर, उसके आगे आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ हमारा आता है डिटर्मिनर्स। तो देखिए साहब, डिटर्मिनर्स कोई अलग से तो अपना एक टॉपिक है नहीं, अलग से टॉपिक है हमारे कोर्स में, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमने जो यहाँ पर ये पहला ए लिखा था ना, ये एडजेक्टिव के लिए लिखा था, और डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। चेंज ऑफ डिग्री, डिग्री के अंदर किस तरीके से चेंज किया जाता है, ये डिग्री थोड़ी सी अलग है जो हम पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। उसको चेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो हम जर्नल इंग्लिश के अंदर नहीं पढ़ते। अगर आप लोगों ने 11th क्लास की अगर इंग्लिश की बुक देखी हो तो एक बार ज़रूर देखिए 11th क्लास की इंग्लिश की बुक, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा और बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपना आगे का सिलेबस जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH वर्ड्स। क्या कह रहा है ये, फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH वर्ड्स, यानी कि क्वेश्चन फ्रेम करना है, प्रश्न निर्माण करना है, सवाल बनाना है। भैया कैसे बनाना है, दो तरीके से बन सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या WH वर्ड से बनेगा। दो तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से कौन सा बनता है और WH वर्ड से कौन सा बनता है, वे सवाल जिनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है, वे प्रश्न जिनका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है, वह क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, हमेशा किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। एंड दोज क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आंसर्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, इन विच मैनर, डिस्क्रिप्टिव मैनर, दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ WH वर्ड। WH वर्ड कौन कौन से है भैया, व्हाट, वेयर, whom, who, एटसेट्रा। देखो भाई WH 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 क्या आ रहा है इन सब वर्ड्स के अंदर, क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब WH है। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, सारे जो सप्त ककार होते हैं आपके, जो आप हिंदी में कहते हैं कैसे शुरू होने वाले शब्द जो ककारों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं कि साहब WH वर्ड हैं, जिनसे हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। हमेशा विवरणात्मक, बोलो कौन सा, हिंदी में बोलते चलो भैया, कौन से प्रश्न है ये, विवरणात्मक प्रश्न है, यानी इनके उत्तर कभी सीधे नहीं होते, हाँ या ना में नहीं होते, इनके उत्तर हमेशा विवरणात्मक होते हैं। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट प्लेस, यू हैव टू नेम दैट प्लेस, दैट आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते यस। अगर मैं सीधा क्वेश्चन पूछूं आर यू गोइंग टू जयपुर, क्या आप जयपुर जा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन किससे शुरू हुआ, आर से शुरू हुआ, आपने कहा यस आई एम गोइंग टू जयपुर, आपने आंसर दे दिया यस, या आपने कह दिया नो आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, नहीं मैं तो जयपुर नहीं जा रहा, मैं जयपुर नहीं जा रहा, इस कंडीशन में आपने क्या कह दिया, आर से क्वेश्चन शुरू हुआ, यस और नो में आपने जवाब दे दिया, यस आई एम गोइंग टू जयपुर, नो आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। सेकंड, वेयर आर यू गोइंग, बताइए मुझे, यस और नो कह सकते हैं क्या, यू हैव टू नेम दैट प्लेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम दैट प्लेस, आपको उस जगह का नाम लेना होगा, आपको उस जगह का नाम बताना होगा, हाँ या ना में नहीं कह सकते सब। तो जब मैं कहता हूं इंक्लूडिंग WH वर्ड, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले तो पूछेगा ही पूछेगा, WH वर्ड वाले भी पूछने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। स्टूडेंट बाद में आके कहते हैं सर हमारे तो केवल कोर्स में WH वर्ड वाले लिखे हुए, आप तो हेल्पिंग वर्ब वाले बता रहे हो। इंक्लूडिंग WH वर्ड यानी कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, उसके अलावा क्या पूछे जाएंगे, जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पैसिव वॉइस। बोलो भैया हिंदी के अंदर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलते चलो अपने खुद के मुंह से, क्या लिखा है मैंने, वाच्य परिवर्तन। हिंदी का जो वाच्य परिवर्तन है इंग्लिश में आते ही उसे क्या कह देते हैं, वॉइस।
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केवल और केवल फिंगर टिप्स पे गिन करके 7 रूल याद करने हैं हमें। कितने रूल याद करने हैं? 7 रूल। और रूल याद भी नहीं करेंगे, क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे। 2 शीट दूंगा आपको ऑनलाइन और तुरंत उसे आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद मेरे से क्वेश्चन पूछना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे सामने रखो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो। अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया तो इसका मतलब जो आपने पढ़ाया वो काम का है। अगर मेरे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी काम का नहीं है। मेरे कहने पे मत जाओ, खुद करके देखो। अगर आपको लगता है कि आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हो तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू करो, एल्स डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। अपना समय, जो आपका कीमती समय है, वो आपको यहां बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स। इंग्लिश साउंड्स भैया कौन से हैं इंग्लिश के साउंड? गाने नहीं बजाने हैं, कोई म्यूजिक नहीं चलेगा। हाँ, एवरी नाइट ऑफ माई ड्रीम्स नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या चलेगा इंग्लिश साउंड्स के अंदर? या तो साउंड होगा कॉन्सोनेंट साउंड या होगा वोवेल साउंड, नंबर 1। सिंगल साउंड होगा तो मोनोफोटोंग साउंड। और अगर 2 मिक्स साउंड होंगे तो डिप्थोंग साउंड, यानी कि 2 मिल रहे हैं, डिप बन रहा है। और मोनो यानी 1, डिप यानी 2। तो अगर एक सिंगल साउंड है मोनोफोटोंग, 2 साउंड मिलकर के बन रहा है तो डिप्थोंग साउंड। इन साउंड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फोनेटिक सिंबल्स, ट्रांसक्रिप्शन आपसे ज्यादा नहीं पूछने वाला, बिल्कुल बेसिक ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा, छोटा सा ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा। तो फोनेटिक सिंबल्स जो है वो आपको सही तरीके से याद होने चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं पी, इसका सिंबल क्या बना? पी। केवल 8 सिंबल्स हैं जो अलग हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? केवल और केवल कितने सिंबल्स हैं? 8 सिंबल ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। SH जो साउंड बनाता है श का, उसका सिंबल कैसा है देखने के अंदर? ये। अब यहां पर तो हम इसको देख के जज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है ना गाइस, कि पी का जो सिंबल है वो पी ही है। और साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे? हिंदी साउंड कौन सा आ रहा है? प का साउंड हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो इस तरह के केवल पता है क्या है? 8 सिंबल्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। बाकी मोस्टली सारे बिल्कुल जैसे लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, वही अपना सिंबल खुद बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और साउंड है, सबसे मेरा फेवरेट साउंड, क्योंकि मुझे ये बहुत आसानी से याद हो गया था। थ, TH साउंड है, थ सिंबल है थीटा। थीटा का सिंबल है नहीं, तो थीटा का सिंबल से कौन सा साउंड बन रहा है? थ का साउंड यहां पर हमारा बनेगा। ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश टीचिंग। 15 क्वेश्चन इसके हैं भैया। अब तक जो हमने पढ़ा, अब तक जो हमने डिस्कस किया, उसमें से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं। वैसे जो एवरेज रहता है वो रहता है 13 to 17 का, लेकिन हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है 13 बने, हो सकता है 17 बने। आधे क्वेश्चन जो है लगभग वो टीचिंग में से बनते हैं और आधे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फंक्शनल ग्रामर में से बनते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, प्रिंसिपल्स क्या है भैया बताओ मुझे? हाँ, प्रिंसिपल्स हिंदी में पढ़े, सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र जो होते हैं, वही यहाँ पर प्रिंसिपल्स है। मेथड्स, विधियाँ, अप्रोचेस, लिखते चलो भैया, देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो। उपागम, विधियां, ये हमारी हो गई विधि। चलिए, ये हमारी क्या है यहाँ पे? ओके, मेथड के लिए हम किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? सॉरी, मेथड के लिए हम किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं विधि शब्द का। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? विधि का। और अप्रोच के लिए हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है हमारा? उपागम है। क्या है? उपागम है, जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सहायता करे, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करे, वो तो कहलाता है अप्रोच। और जो जो काम हम करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो शब्द कहलाते हैं मेथड्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस। अप्रोचेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड मेथड इज अ डिफरेंट थिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर कौन कौन से उपागम हैं वो हमें देखना है, अप्रोचेस देखनी है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स बताओ क्या होती है लैंग्वेज स्किल्स?
ओके चलिए, टीचिंग के अंदर जो आपके लैंग्वेज स्किल्स हैं कौन कौन सी है? L, S, R एंड W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं। इन स्किल्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसमें क्या बाधा बनती है, व्हाट आर द हर्डल्स, या आप ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द लर्निंग्स। तो लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल्स है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। ये 4 तरह की स्किल्स है जो यहाँ पर हमें देखनी होती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मटेरियल का मतलब पढ़ने और पढ़ाने में काम आने वाली सामग्री। कौन सी सामग्री है साहब? टेक्स्ट बुक सबसे पहले काम में आती है, ब्लैक बोर्ड काम में आता है, व्हाइट बोर्ड, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हैं और दूसरे रिसोर्सेज हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन विद अदर लैंग्वेजेस। हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को लगभग 80% वही डेटा पढ़ेंगे, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, CCE बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म सभी ने सुनी होगी, लेकिन कुछ लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन हिंदी में कहा जाता है। ध्यान रखना, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप अपनी लैंग्वेज में कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका इवेल्युएशन करना आना चाहिए आपको। आपको इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है, नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आपकी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में कितनी अच्छी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपकी नॉलेज किस चीज़ में होनी चाहिए? इवैल्यूएशन करने में, कि कोई और अगर इंग्लिश बोल रहा है, कोई और अगर इंग्लिश लिख रहा है, कोई आपको अगर कॉपी दे रहा है चेक करने के लिए, आप वो कॉपी चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसकी प्रोफिशिएंसी देख सकते हो कि नहीं देख सकते, कि उसने कितनी अच्छी या कितनी बुरी इंग्लिश लिखी है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और आपको वहाँ पर कॉपी करेक्शन के लिए दी नहीं जाएगी, बस आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, आपसे उसकी विशेषताएं पूछी जाएगी कि बताओ भैया कॉपी चेक करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। अगर आपने वो चीज़ ठीक से बता दी, 1 नंबर आपका। नहीं बता पाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि नहीं बता पाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, टोटल देयर आर 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक हैं। उन 8 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है आपके सामने है। क्या है हमारा पहला टॉपिक? दैट इज नाउन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। नाउन किसे कहते हैं? नाउन, अब प्लीज बच्चों वाली डेफिनेशन मत बोलना कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। वैसे सही डेफिनेशन वो भी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जब हम इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कैसा भी उसे एक नाम दे देते हैं, उसे क्या दे देते हैं? एक नाम दे देते हैं, तो उसका जो नाम है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या उस कुछ भी का जो नाम है, उस नाम को हम क्या बोलेंगे? उस नाम को हम नाउन बोलेंगे। गाइज अब जो स्लाइड्स आएंगी हैंड टू हैंड, अपने अपने टाइम पर, अपने अपने तरीके से, जैसे आपको बीच में मौका मिले, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। स्क्रीनशॉट्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जितनी स्लाइड्स आएंगी वो सारी की सारी मुझे आप सबके सेलफोन में सेव चाहिए। नंबर 1, उसे डीपी बनाओ, उसे स्टेटस पे लगाओ या उसे वॉलपेपर पे लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो डेटा आपको पता होना चाहिए। और इसका कारण मैं आपको आज की क्लास होने से, खत्म होने से पहले पहले बता दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो चाहे जो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे वो डेटा कंप्लीट चाहिए। और अगली वीडियो आने से पहले
जो मेरी लेवल 1 की सेकंड वीडियो है वो आने से पहले मुझे वो पूरा डेटा और जो भी मैं आपको SW दे रहा हूँ घर के लिए, जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, वो मुझे सारे कंप्लीट चाहिए, तभी अगली वीडियो आएगी। जब तक सबका नहीं आएगा मेरे पास आंसर की जब तक सबमिट नहीं होगी, मैं अगला वीडियो नहीं डालूंगा, फिर मुझे मत बोलना वो चीज़। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में कुछ भी कैसा भी जिसे आपने एक नाम दे दिया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, दिस इज द इंडिविजुअल पर्सन, मुझे नाम दे दिया गया चित्रांश। अब आपने क्या किया, जैसे ही बात आई कि अरे यार चित्रांश सर का वीडियो आ रहा है, 1 सेकंड के अंदर पहचान गए। उस टीचर का वीडियो आ रहा है, किस टीचर का? देयर आर सो मेनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, कृष्णा अकेडमी के साथ काफ़ी टीचर्स काम कर रहे हैं, उनमें से किसका वीडियो आ रहा है भाई नहीं पता। बट एज यू नेम मी, जैसे आप मेरा नाम लेंगे, चित्रांश सर का वीडियो आ रहा है, चित्रांश सर से किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा? मुझे आइडेंटिफाई किया जाएगा। उस इंस्टीट्यूट का वीडियो आ रहा है, किस इंस्टीट्यूट का? डोंट नो, कृष्णा अकेडमी का वीडियो आ रहा है। इसका मतलब जैसे आपने कहा कृष्णा अकेडमी, आपका जो लिसनर होगा, सुनने वाला होगा, अच्छा कृष्णा अकेडमी, जैसे आपने क्या किया, नेमिंग वर्ड, आपने जैसे ही नाम लिया, नाम लेते के साथ ही सामने वाले व्यक्ति को क्लियर हो गया कि किसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर आता है कि नाउन इज नेमिंग वर्ड, और किस किस को हम नेम देते हैं? पर्सन को देते हैं, प्लेस को देते हैं, थिंग को देते हैं, और फील या इमोशन जिन चीजों को किया जाता है उन्हें भी नाम दिया जाता है। यानी किसी का नाम मैंने कह दिया, साहब जी इसका नाम है राम, ये शहर है अजमेर, और ये प्रोडक्ट है पेन, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप लाइक नहीं करेंगे वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हाउ विल आई फील? बताओ मुझे, कैसा महसूस करने लग जाऊंगा मैं? एंग्री। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, किसके लिए? ये नाउन के लिए हमारे एग्जाम्पल बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत सारे तरह के नाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे तो टोटल हमें मिलेंगे 5 तरह के नाउन। कितने तरह के नाउन मिलेंगे हमें? 5 तरह के नाउन मिलेंगे। नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 3 एंड नाउन नंबर 4 एंड नाउन नंबर 5। ये टोटल हमारे पास 5 तरह के नाउन हैं। सबसे पहला नाउन कौन सा है? बोलते चलो भाई, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर शब्द का मतलब क्या होता है? जिस नाउन से प्रॉपरली किसी को पहचाना जाए, जिस नाउन से प्रॉपरली किसी को पहचाना जाए। अभी अभी एग्जांपल दिया, अ टीचर इज टीचिंग ऑनलाइन। कौन सा टीचर? चित्रांश इज टीचिंग ऑनलाइन। ओके, चित्रांश इज टीचिंग। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने मेरा नाम लिया तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया वो टीचर के नहीं हुआ? वो टीचर वहां पर आकर के प्रॉपर होगा कि नहीं होगा जब आप उसका पर्टिकुलरली उसका नाम लोगे। तो यहां पर हमें देखना है कि प्रॉपर नाउन जो होता है जिससे हम एग्जैक्टली उसे पहचान सकें। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन या प्लेसेस का जो नाम होता है वो बेसिकली क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। आई एम गोइंग टू सिटी, कहाँ जा रहा हूँ बताओ, बता सकते हो क्या? आई एम गोइंग टू उदयपुर, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ बताओ? दोनों में अंतर है ना। जब मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू सिटी, आई एम गोइंग टू स्टेट, आई एम गोइंग टू कंट्री, तो पता नहीं भैया, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेयर आर यू गोइंग वी डोंट नो, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रॉपर नाउन के साथ हमें किस तरीके से पता होता है इस किसी भी चीज के बारे में? एग्जैक्टली पता होता है। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन के साथ हमें एग्जैक्टली यहां पर पता होता है कि किसकी बात की जा रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये हमेशा सिंगुलर में स्टैंड करता है, यानी ये नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है। और ये नाउन कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन्स पढ़ रहे हैं। काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है? वे जिन्हें काउंट किया जा सके। काउंट कैसे करते हैं? अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट करके बताओ। आपके सामने कितनी बुक्स पड़ी हैं? 1 2 3 4 5 या सो ऑन। जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट करते हैं ना। तो ये हमारे काउंटेबल्स बनते हैं। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कॉमन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जिनको देख करके कभी भी उन वर्ड्स के जेंडर का पता ही नहीं चलता।
ह्यूमन है, लिविंग है, उनका कोई ना कोई जेंडर है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि उसका जेंडर कौन सा है। मैं अगर कहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, कौन है? मेरा कोई स्टूडेंट है। अब मुझे बताओ कि जो ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट है, ये मेल है कि फीमेल है? क्या मुझे पता चलेगा? मैं आज शाम को एक डॉक्टर से मिलने वाला हूं। किससे मिलने वाला हूं? क्या आप मुझे बता सकते हो वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है? यानी कि जब हम किसी ह्यूमन का नाम सुने या ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन सुने, लेकिन हम उसके जेंडर को स्पेसिफिक ना कर पाए, तो समझ जाइए कि गड़बड़ कहां हो गई कि हम लोग किस तरह के नाउन में आ गए हैं। हम लोग कॉमन नाउन का अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग द कॉमन नाउन। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि काउंटेबल है, गिन सकते हैं। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, एक है सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है कलेक्टिव नाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन है। घूम घूम के, फिर फिर के, कैसे न कैसे करके इसी से बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली हम लोग 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। कितनी जगह हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं? 3 जगह हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। इस वजह से यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, थोड़ी सी अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि मैंने इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए लिखा है ग्रुप ऑफ, यानी कि समूह तो होगा। अब कलेक्टिव नाउन में सबसे पहली चीज डॉग, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। एक ऐसा वर्ड जो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। उसके लिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या करना है हमें। मैंने यहां लिखा था डॉग। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब कुत्ता एक वफादार जानवर है, बिल्कुल सही, लेकिन क्या दुनिया का कोई एक ही कुत्ता है क्या जो वफादार है? केवल एक ही डॉग है क्या जो वफादार है? तो यहां पर डॉग वर्ड क्या कर रहा है? अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक वर्ड पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी बना दे में, जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी बनाते हैं, तब भी हमें यहां पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। कैसा सावधान रहना पड़ता है? जरा देखें एक बार कि बहुत सारे लोग मिलकर के क्या बना देते हैं? आर्मी बना देते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर के क्या बना देते हैं? टीम बना देते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर के क्या बना देते हैं? क्रू बना देते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के एक आर्मी, एक टीम या एक क्रू का निर्माण करते हैं। तो एक शब्द, एक वर्ड अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी को बना रहे हैं। 2 बातें हो गई, लेकिन दोनों के दोनों वर्ड किससे बिलोंग कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन से हमारे बिलोंग कर रहे हैं। इसकी जगह मैं डॉग इज अ फेथफुल एनिमल ना बोल करके डॉग्स आर फेथफुल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं गाइस मैं? सॉरी, डॉग्स आर फेथफुल, ये भी तो बोल सकता हूं। तो यानी कि ये यहां पर सिंगुलर में भी स्टैंड कर सकता है और प्लूरल में भी स्टैंड कर सकता है। दोनों जगह पर ये यहां पर स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं अभी? एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि मुझे राइटिंग स्पेस मिल जाए। चलिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे इसे। चलिए, तो कलेक्टिव जो है हमारा नाउन सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो पहला हमने इसमें क्या देखा? वन वर्ड।
वन वर्ड represents whole कम्युनिटी, जहां एक वर्ड अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नंबर 2, अ ग्रुप मेड ऑफ, एक ग्रुप जो कुछ लोगों से मिलकर बना हो। उसमें लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, ये सबसे समस्या वाली बात है कि ऐसा वर्ड जो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हुए भी वो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिंगुलर और प्लूरल में फ्लक्चुएट हो रहा है। वर्ड लिखा मैंने जूरी, क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे? जूरी। जूरी का मतलब ये होता है अ बेंच ऑफ जजेस, जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 कितने भी जज हो सकते हैं। उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं जूरी। अब मुझे बताइए कि जूरी वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर मैं इसे कलेक्टिव नाउन के प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं तो जूरी वर्ड मेरा सबसे पहले बनता है सिंगुलर। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि जूरी के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्या है यहाँ पे हमारे? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जूरी के अंदर। जूरी में से भाई साहब 5 जूरी है, 5 जूरी में से 3 जूरी कह रही है कि ये अपराधी है और 2 जूरी कह रही है कि अपराधी नहीं है। तो इसका मतलब जूरी यहाँ पर सिंगुलर ना होकर के क्या हो गई? प्लूरल हो गई। यहाँ पर जूरी हमारी क्या होगी? सिंगुलर नहीं होगी और जूरी हमारी प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल कैसे हो जाएगी, ज़रा इसे हम लोग समझें। प्लूरल कैसे हो जाएगी, ज़रा एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैंने फिर वही गड़बड़ कर दी। देखिए, जूरी वर्ड हमारा प्लूरल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अगर मैं कहूं जूरी हैज़ मेड इट्स जजमेंट, कि जूरी ने अपना जजमेंट बना लिया है। जूरी ने क्या जजमेंट बनाया कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल है। तो यहाँ पर हमने क्या करा? हैज़ यूज़ किया, क्योंकि जूरी को हम यहाँ क्या मान रहे हैं? सिंगुलर मान रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ कि जूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस, कि जूरी का अलग अलग मत है। सारे जूरी मिलकर के एक बात नहीं कह रहे। जूरी के अंदर आधे लोग कुछ अलग बात कह रहे हैं और आधे लोग कुछ अलग बात कह रहे हैं। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मिला। और जैसे ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मुझे देखने को मिलेगा, जूरी हैज़ ना होकर के जूरी हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जूरी हैव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जूरी जो है वो आकर के क्या हो गई? प्लूरल हो गई। यहाँ सिंगुलर नहीं रही। यहाँ सिंगुलर है क्योंकि सबने मिलकर के एक जजमेंट दे दिया। यहाँ प्लूरल है क्योंकि अलग अलग राय है, एक राय नहीं है जूरी की। जूरी पूरी एक मत नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो वापस से एक बार देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारा कलेक्टिव नाउन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक पर्सन पूरी की पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, और तीसरा जूरी जैसे वर्ड जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में स्टैंड करते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो सारे एक साथ आ रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं। इसी चीज़ पर हमें यहाँ पर ये देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा अभी।
देखिए प्रॉपर नाउन देख चुके हैं हम लोग, कॉमन देख चुके हैं, कलेक्टिव नाउन देख चुके हैं। अगला आता है हमारा मटेरियल नाउन। इसको समझना बहुत आसान है गाइस। एक तरीका जीवन में याद रखना, जिस भी चीज को नापा जाए, मापा जाए या तोला जाए, क्या किया जाए, नापा जाए, मापा जाए या तोला जाए, वो हमेशा मटेरियल नाउन होगा। और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा कोई ना कोई यूनिट आएगी। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है आइडेंटिफिकेशन में, हमेशा किसी ना किसी यूनिट, हिंदी में बोलो भैया क्या बोलते हैं यूनिट को, इकाई का इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर को कैसे बताओगे, लीटर में। राइस को कैसे बताओगे, किलोग्राम के अंदर। वुड को कैसे बताओगे, वुड दो तरीके से मिलती है, कई बार किलोग्राम में भी मिलती है और कई बार फीट के हिसाब से भी मिलती है। तो जैसे ही मैंने वाटर देखा और मुझे देखा कि भाई मुझे वाटर खरीदना है, तो मुझे खरीदने के लिए उसका यूनिट निकालना पड़ेगा कि प्रति इकाई कितने की है। और इकाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किलोग्राम का यूज़, सॉरी लीटर का यूज़ मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। और जैसे ही उस वर्ड के आगे लीटर लगा, मैं समझ जाऊंगा कि भैया ये मटेरियल नाउन है। और क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता, पानी को गिन सकते हो क्या, एक बॉटल में कितना पानी आता है बताओ, 15, 20 क्या 80 बता सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो क्या पानी को, 1 पानी, 2 पानी, 5 पानी, 15 पानी, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, यानी इसको हम गिन नहीं सकते। मैंने क्या बताया था, काउंटिंग हमेशा उसी बेस पे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा फील किया जा सकता है, केवल और केवल आप इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महसूस करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। नाप सकते हो क्या, पिताजी ने डांटा, बताओ भाई कितना गुस्सा आ रहा है आपको, 1 2 5, काउंट कर सकते हो गुस्सा, चलो कोई बात नहीं, काउंट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तोल तो सकते ही होंगे आप लोग, आधा किलो गुस्सा आ रहा है कि 250 ग्राम आ रहा है कि 750 ग्राम आ रहा है, कितने ग्राम गुस्सा आ रहा है आपको, 1 किलो, 5 किलो, 7 किलो कि 10 किलो, नहीं कर सकते। ना ही आप उसे नाप सकते हैं कि भाई 6 फीट गुस्सा आ रहा है कि 12 फीट गुस्सा आ रहा है, तो अब वो भी चीज़ वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जो केवल फील हैं, स्टेट हैं, वो हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। गाइस मैंने ये सारी बात आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे रिलेटेड नाउन का क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, इससे रिलेटेड नाउन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन टेंस में ये सारा का सारा डेटा काम आएगा। अगर मैं पहले बोलता तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं ये बात पहले बोल देता तो आप क्या है कि वीडियो फिर वो ठक 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 स्किप हो जाता वो। तो हमारा ये पूरा का पूरा डेटा हमें कहाँ काम आएगा, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है ये पार्ट हमारा। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो पार्ट क्या है कि नाउन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आने वाला है और उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी देर के, विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी एक वाक्य के अंदर नाउन को पहचाना कैसे जाता है, तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 4 चीज़ें लिखी है। थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, ठीक है। आई होप विजिबल होगा अब, तो बस इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या लिखा है, पर्सन, हु और हुम। क्या लिखा है, पर्सन है और पर्सन के लिए लिखा हुआ है हु और हुम। पिक पे लिखना मुश्किल है, चलिए देखते हैं इसको। पर्सन, हु और हुम। तो पर्सन, हु और हुम का क्या मतलब है कि जब भी कोई वाक्य पढ़ें तो हमें यहां पर 2 अपने आप से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न पूछना है कौन, और दूसरा प्रश्न पूछना है किससे। क्या 2 प्रश्न पूछने हैं, कौन और किससे। इन 2 प्रश्नों का उत्तर हमेशा एक नाउन होगा। इन 2 प्रश्नों का उत्तर हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा।
कैसे होगा एक नाउन, जरा देखें हम लोग। अरे भगवान, चलिए, कौन और किससे, अगर ये दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इन दो प्रश्नों का उत्तर हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। सीधा सीधा प्रश्न लिख रहा हूं गाइस। तो राम मेट सोहन, मुझे बताइए कौन मिला। इस वाक्य के अनुसार मेट का मतलब है मिला, कल मिला, परसों मिला, कल मिला के लिए यस्टरडे डाल देते। चलिए और मीनिंगफुल बना लेते हैं अपने सेंटेंस को। तो कौन मिला भैया, बताइए मुझे, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन, नेचुरली राम नाउन है हमारा। किससे मिला भैया, सोहन से मिला, तो सोहन भी हमारा क्या है, नाउन है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, हु और हुम। क्या लिखा है यहां पे मैंने अपना, हु और हुम लिखा है। तो जब मैं हु और हुम लिखता हूं, पर्सन में मैं यहाँ बार लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वो। तो पर्सन के आगे मैंने लिखा है हु लिखा है और हुम लिखा है। ओके गाइस, तो हु और हुम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो हमेशा वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें प्रश्न देख करके, यानी वाक्य देख करके क्या प्रश्न पूछना है वाक्य से, भैया कौन और किससे। तो कौन का जो उत्तर होगा वो भी नाउन होगा और किससे का जो उत्तर होगा वो भी नाउन होगा। सेकंड आता है प्लेस और थिंग। सेकंड हमारा क्या है, प्लेस या थिंग। अब प्लेस या थिंग के लिए हमें क्या प्रश्न पूछना है वहां पे, व्हाट। स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं कि सर प्लेस के लिए व्हाट क्यों पूछेंगे, प्लेस के लिए तो वेयर पूछ लेते हैं। हाँ, प्लेस के लिए व्हाट ना पूछ के वेयर पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। लेकिन देखते हैं कि क्या सच में वेयर पूछना पड़ेगा कि व्हाट पूछना पड़ेगा, जरा एक बार इसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राम लाइक्स उदयपुर। राम को क्या पसंद है, उदयपुर पसंद है। तो किसे पसंद है, कौन है जो पसंद करता है, तो राम पसंद करता है। तो राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लाइक कर रहा है, क्या लाइक करता है राम, क्या चीज़ है जो उसको पसंद है, उदयपुर उसको पसंद है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या बना, क्या पसंद है, ना कि किस स्थान पर पसंद है। देखो गाइस, जब आप वेयर पूछोगे तो वेयर वर्ड जो आपको आंसर देगा वो आंसर देगा द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन एट द प्लेस, कि किसी भी एक्शन की परफॉर्मेंस कहाँ पर हुई है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि आई एम गोइंग टू जयपुर होता है, आई एम गोइंग जयपुर थोड़ी, ठीक है। आई एम लर्निंग एट सम प्लेस होता है। तो इसका मतलब एट के बाद आपने वो प्लेस बोला, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, कि लर्निंग जो आपका एक्शन हो रहा है उस एक्शन का आप जगह बता रहे हो कि वो एक्शन किस जगह पर हुआ है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि वेयर क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हाट क्वेश्चन पूछना है। और उस व्हाट क्वेश्चन के आंसर में जो जगह मिलेगी वो जगह हमारा नाउन होगा। और अगर वो नाउन नहीं हुआ, आपने वेयर पूछ लिया, तो वो वहां जाकर एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन नाउन नहीं बन पाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज। तो हमें कंफ्यूज होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो रमेश जो है ना, उसे भी कुछ पसंद है, लेकिन उसे प्लेस नहीं पसंद, उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे एप्पल पसंद है, उसे वॉच पसंद है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या का जवाब हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या का जवाब होने के साथ साथ क्या हैं, ये सारी की सारी नाउन भी हैं।
ये सब के सब हमारे आंसर तो हैं वॉट के, लेकिन वॉट के आंसर होने के साथ साथ हमारा ये क्या है, नाउन भी है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बना, हमारा सेकंड टॉपिक क्या था कि प्लेस और थिंग में हमें वॉट पूछना है। और जब हम बात करते हैं इमोशन की, तो देखते हैं ज़रा इमोशन के लिए हम लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ज़रा एक बार देखें इमोशन के लिए हम लोग क्या पूछ रहे हैं। इमोशन के लिए हमें क्या पूछना है, ज़रा देखें। इमोशन के लिए भी वॉट ही पूछना है। मैं क्या कहता हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो वर्ड है। क्या बेस्ट पॉलिसी है, क्या बेस्ट पॉलिसी है, और ईमानदारी क्या है। दोनों जगह मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, व्हाट, क्या। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दोनों ही मेरे नाउन हैं। और ऑनेस्टी भी केवल फील की जा सकती है, पॉलिसी रिटर्न होती है। लेकिन क्या आपने पॉलिसी देखी है कभी, कौन से रंग की होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, छोटी बड़ी, कैसी होती है, गोल होती है, कैसी होती है पॉलिसी, दिखने में कैसी होती है, उसका कोई शेप, साइज या कलर नहीं होता। पॉलिसी जो है वो केवल महसूस की जा सकती है, समझी जा सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग, उसे केवल अंडरस्टैंड ही किया जाता है। तो हमें यहाँ देखना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारा यहाँ पर ये चीज बनती है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है जो अगला टॉपिक, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए यहाँ वापस लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस नाउन। व्हाट इज एडजेक्टिव प्लस नाउन, कि कभी भी बेस्ट, गुड, बैड, लार्ज, ये सारे के सारे मेरे एडजेक्टिव हैं। इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड हमेशा एक नाउन होगा। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो डेफिनेटली एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन ही होगा। अगर कभी भी कोई ऐसा वर्ड आपसे अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए जिससे पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, आंख बंद करके उसे नाउन कह दो कि साहब ये एडजेक्टिव से पहले है, या तो खुद एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। एडजेक्टिव या नाउन छोड़ करके तीसरी चीज हो ही नहीं सकता। वेल नोन पोएट, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, वेल नोन पोएट। अब ये वेल जो है उसके बाद में नोन वर्ड आया, ये दोनों मिलकर के कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए। ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए। इसके बाद में वर्ड क्या आया, पोएट। तो ये हमारा क्या है, बोलो भैया, बोलो बोलो फटाफट बोलो। एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द हमेशा नाउन होता है। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पर नाउन प्लस वर्ब। क्या लिखा हुआ है बोलो, नाउन प्लस वर्ब। चलिए, वर्ब के बाद में नाउन के बाद में हमेशा वर्ब आता है, नहीं वर्ब से पहले अगर कोई शब्द है तो वो नाउन ही होना चाहिए। जैसे कि देखिए, सॉरी ये अलग एग्जांपल है। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। राम गोज टू जयपुर, वर्ब में ये मेरी कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। महेश इज, वर्ब में ये मेरी कौन सी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई।
और इन दोनों से पहले आने वाले जो शब्द हैं, इन दोनों से ही पहले आने वाले जो शब्द हैं वो मेरे क्या हैं, वो मेरे नाउन होंगे, नाउन के अलावा कुछ और नहीं हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहला मैं कहता हूँ पर्सन के लिए पूछो हु या हुम, दूसरा मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसे और, सॉरी फिर भूल गया, अब ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन आई होप, पर्सन हु या हुम, चलिए पर्सन हु या हुम, प्लेस और थिंग, व्हाट, फील और इमोशन, व्हाट, एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड नाउन प्लस वर्ब। तो एक सेंटेंस में जब आपको कहा जाए कि भाई आपको यहाँ पर एक क्या पहचानना है, आपको नाउन को रिकॉग्नाइज करना है, नाउन को पहचानना है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपकी वहाँ पर मदद करेंगी। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नाउन को और हम कैसे पहचान सकते हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए अब जो डेटा है मैं साइड में हट जाता हूँ, थोड़ा आप चाहो तो मैं इसे और देखता हूँ, इफ आई कैन लेट मी लार्जन इट। आप पहले इसका एक वो ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो डेटा मैं कह रहा था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है वह यही डेटा है जिसका आपको स्क्रीनशॉट कंपलसरीली लेना है। इसको आप डीपी बनाओ, स्टेटस बनाओ, अपना वॉलपेपर बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा डेटा मुझे तैयार चाहिए ताकि एग्ज़ाम के अंदर हमारा 1 से 2 नंबर का जो टॉपिक है वो हम आज ही फाइनल कर सकें। ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट्स ले चुके हैं? अब ज़रा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये है क्या चीज़ और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ज़रा इस बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखना है, देखिए ये वो वर्ड्स हैं, ये वो सफिक्सेस हैं जो हमारे किसी भी वर्ड को नाउन बनाने का काम करते हैं। यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर दिखाई दे ACY या CY, जैसे कि प्राइवेसी हो गया, लेगेसी हो गया, फेलिसी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, एडिक्वेसी हो गया, डेलिकेसी हो गया, ऑब्स्टिनेसी हो गया, लिटरेसी हो गया, इंटीमेसी हो गया और इंट्रिकेसी हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स में लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ACY 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 ACY। तो यानी कि ये सारे के सारे वर्ड्स जाकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा नाउन बना रहे हैं। ये सारे वर्ड जो है ये नाउन है। इसी तरह से S + Y भी मिलकर के यहाँ पर नाउन बनाता है। क्या वर्ड है, फैंटेसी, कर्टेसी, जेलेसी, कंट्रोवर्सी एंड हिपोक्रेसी, जिसकी सीमा होती है। देख रहे होंगे ना भी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है गाइस? लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। हाँ, अब तो खैर आपकी फेवरेट ऐप लगभग जा ही चुकी है और मित्रो ऐप आ गई है उसकी जगह। तो आप चाहें तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं हो इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं, देखिए अपने अपनी इच्छा की बात है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है ADE, जो AD से भी अपने वर्ड्स बनाता है। ब्रिगेड, ग्रेनेड, परेड, ब्लॉकेट, स्टॉकेट, कैस्केट और कैरेट, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये ADE से बने हुए हैं। उसी तरीके से आगे देखिए, एज से एडेज, बैंडेज, गार्बेज, और AL और IAL से बनने वाले शब्द एनिमल, कार्डिनल, क्रिमिनल, ये AL से बनने वाले हैं, IAL के आगे आएंगे। जनरल, मार्शल और प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, ट्रिब्यूनल, सीरियल, ये आगे आपका IAL से बनने वाले शब्द। ब्यूरियल, मटीरियल, मेमोरियल और एडिटोरियल, तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं अजीबोगरीब शब्द हैं। देखने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे या नाउन होंगे। लेकिन अगर मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनों अगर ये वर्ड्स याद कर लिए, अगर ये टॉपिक्स याद कर लिए कि इनसे एंड अगर हो रहा है शब्द, तो डेफिनेटली वो एक
नाउन है। बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत चुटकियाँ बजाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके सामने फ्रेम लेके आ रहा हूँ, इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से ये हो जाएगा कि मैं कोई भी गंदगी करूँ, थोड़ा उसको ख़राब करूँ, उससे पहले पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपके पास उसका आ जाए, साफ सुथरा। चलिए देखते हैं। AN और IAN से ख़त्म होने वाले शब्द ह्यूमन है, पेलिसन है, चार्टन है, प्यूरिटन है, कैप्टन है, गार्जियन है, मीडियन है, कमेडियन है, हिस्टोरियन है, लाइब्रेरियन है, रशियन है, इजिप्टियन है। IAN से ख़त्म होने वाले जितने भी शब्द हैं, AN और IAN से ख़त्म होने वाले, वो सारे के सारे शब्द किस में चले जाएंगे? वो सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है एट, पायरेट, मैग्नेट, एडवोकेट, कैंडिडेट, डेलीगेट, ग्रेजुएट। डम, फ्रीडम, किंगडम, विजडम, स्टारडम। एन, चिल्ड्रन, ब्रीदन, ऑक्सन, मेडन, वार्डन। एट, एटे या लेट। बास्केट, ब्लैंकेट, बुलेट, पैलेट, कॉमेट, पैलेट, एंटिक्वेट, कैसेट और बुकलेट, ब्रेसलेट, कटलेट और ड्रॉपलेट। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये किससे बने हैं हमारे? ET, ETTE और LET। ये तीन हमारे यहाँ पर और सिफिक्सेस जुड़ जाते हैं, जिन सिफिक्सेस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे कोई वर्ड जो है वो नाउन बन रहा है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर नेक्स्ट फ्रेम आता है। फिर से सभी लोग प्लीज़ जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गाइस इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। केवल और केवल ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और अभी बताऊंगा, जस्ट 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, अभी बताऊंगा आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। और विश्वास मानिए, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये जो मैं आपको डेटा पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा डेटा लग रहा होगा, लेकिन ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वास मानेंगे आप इस बात का भी। देखिए क्या है यहाँ पर वर्ड? हुड, चाइल्डहुड, बेबीहुड, बॉयहुड, गर्लहुड। ICE, जस्टिस, नोटिस, ऑफिस, प्रैक्टिस और सर्विस। IC और TIC, आर्किटेक्ट, क्लासिक, एथिक, मैजिक, म्यूजिक, फैंटास्टिक, मैकेनिक, न्यूरोटिक और एग्नोस्टिक। ISC से बनने वाला एथिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। INE और IN से बनने वाला इंजन, फेमाइन, डॉक्ट्राइन, कजिन, वर्जन, बेसिन, बुलेटिन, कैबिन, कॉफिन और मार्जिन। ING से सीलिंग, बिल्डिंग, ड्रेसिंग और ड्वेलिंग। ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं बना रहा है। क्या नहीं बना रहा है? यहाँ पर वर्ब नहीं बना रहा है, क्योंकि ड्वेल कोई वर्ब नहीं है, ड्रेस कोई वर्ब नहीं है, बिल्ड एक वर्ब है लेकिन ING फॉर्म में बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या? बिल्डिंग बनाने के बारे में कहा जा रहा है कि आई एम बिल्डिंग अ बिल्डिंग। तो एक पहली वाली बिल्डिंग जो है वो तो क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और सेकंड वाली बिल्डिंग जो है वो हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है, एक मकान है जिसे हम लोग बिल्डिंग कह रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां पर वो नाउन भी बनेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस, ING फॉर्म के साथ में नाउन भी बनता है। रियलिज्म, कम्युनिज्म, फेडरलिज्म और निहिलिज्म। IST के अंदर डेंटिस्ट, टाइपिस्ट, स्टाइलिस्ट, केमिस्ट और साइंटिस्ट। IVE, कैप्टिव, एडिटिव, नैरेटिव, डिटेक्टिव। मेंट, ट्रीटमेंट, अपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं जिनके लास्ट में मेंट, IVE, IST, ISN, ING, INE, IN, ICS, IC और TIC, ICE और हुड लगा हुआ हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ये हमारा लास्ट नहीं है, सॉरी, इसके बाद एक और है और उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेस सबसे पहला है, फिर है शिप, फिर थो का साउंड आएगा उसके अंदर। ब्रीथ, डेप्थ, फिल्थ, ग्रोथ,
हेल्थ, ये सारे के सारे वर्ड सुनाई देते हैं। फिर ट्यूड, एल्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, यूआरई, फेलियर, फिगर, टेन्यूर, प्रोसीजर, एएनसीई के अंदर एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस, रेसिस्टेंस, एडमिटेंस है। फिर एंस के अंदर सेंटेंस है, कॉम्पिटेंस है, एग्जिस्टेंस है, इंसिस्टेंस है। और एनसी के अंदर वैकेंसी, कॉन्स्टेंसी, प्रेगनेंसी, पोइग्नेंसी। और एंड के अंदर प्रेजेंट, सर्वेंट, माइग्रेंट, वेग्रेंट, ये सारे वर्ड हैं। ईएनटी के अंदर एजेंट, रिजेंट, पेरेंट, प्रेसिडेंट और रेसिडेंट है। एआरवाई के अंदर सेक्रेटरी, डिग्निटरी, मिलिट्री और नोटरी है। ईआरआई के अंदर या आरआई जिसका लास्ट में बचता है वहाँ है आर्चरी, फिशरी, ब्रेवरी, स्लेवरी, फ्लैटरी, पेंट्री, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। ओआरवाई से मेमरी, एलेग्री, ऑरेटरी, डॉर्मिट्री और लेबोरेटरी है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर हमारा क्या बनाते हैं, नाउन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, ये लास्ट हमारा इसका पोर्शन है। एक बार इसका आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। ER से वर्कर है, लॉयर है, फाउंडर है, ऑफिसर है, बैरिस्टर है। OR से सेलर, टेलर, जेनिटर, ऑपरेटर। AR से बैगर, बोगर, बल्गर, लायर, स्कॉलर और विकर है। ER से करियर है, विनीर है। फिर EE से एब्सेंटी है, एड्रेसी है, डिवोटी है, डाइवोर्सी है, एम्प्लॉई है। ION, TION, SION, ये सारे के सारे ये शन वाले, ION, TION, ITION, ATION, SION, SSION, ये सारे के सारे वर्ड के लास्ट में क्या सुनाई देता है, शन का साउंड। ओके सॉरी, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे में लास्ट में क्या साउंड सुनाई देगा, शन का साउंड सुनाई देगा मोस्टली। जो इनमें से बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यूनियन, कंप्लीशन, डिलीशन, आइडिया, एडिशन, एम्बिशन, ऑडिशन, कंडीशन, फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, रीइंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, रिविजन, डिवीजन, प्रोविजन, पैशन, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। TY, ITY से प्लेंटी, बाउंटी, सेफ्टी, नाइसटी, डाइटी, यूनिटी, डिग्निटी वर्ड बना है। Y से हिस्ट्री, बॉटनी, कारपेंट्री, इंडस्ट्री और एनर्जी वर्ड बना है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये जो यहाँ पर बोल्ड्स में लिखे हुए लेटर्स, इन जो सिफिक्सेस हैं उनकी मदद से बने हैं। सिफिक्स का मतलब अब आपको बिना समझाए भी समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक कि भैया किसी भी वर्ड के अंदर जो लास्ट में जुड़ करके, हिंदी में हम कहते हैं इन्हें प्रत्यय, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दें, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर वो हमारे सिफिक्सेस कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा एक बार मुझे पढ़ के बताइए क्या है ये टॉपिक, क्या लिखा हुआ है टॉपिक पे, ऊपर हेडिंग क्या है भैया इसकी, एक मिनट, हाँ पढ़ के बताइए क्या लिखी हुई है हेडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, पहले के सालों में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए, एजुकेटर एंड एंटरटेनर वर्ड्स आर, तो लास्ट में ज़रा देखना यहाँ पे क्या है, OR, यहाँ पे क्या है, ER। अब ज़रा एक फ्रेम पीछे जा रहा हूँ बस केवल आपके, ER OR। गेटिंग माई पॉइंट कि ये इतना सारा डेटा मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूँ। सीरियसली गाइस, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को परेशान करने में, लेकिन क्वेश्चन बने हैं, और एक बार नहीं 3 बार, एक बार नहीं बना क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन बने हैं। तो डेफिनेटली हमें इस डेटा को गोन थ्रू करना ही पड़ेगा, तभी हमारा एक नंबर जो है, एक नंबर से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपके इंश्योर होंगे। 2 नंबर क्यों इंश्योर होंगे, मैं आपको जब
एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें पूरा पूरा कंफ्यूजन है कि वो एडजेक्टिव है कि नाउन है। लेकिन जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों पढ़ लेंगे तब हम एग्जैक्टली आंसर दे सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगा और आप उसे नाउन में लिख देंगे। लेकिन उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम एडजेक्टिव्स देखेंगे। तो अभी मेरा सीधा सीधा ये है 2012-13 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ER और OR से बनने वाला ये क्या है, नाउन है। और यहाँ पर मेरे से क्या पूछ लिया गया, एजुकेटर और एंटरटेनर वर्ड्स क्या हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं कि एडजेक्टिव हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ड के लास्ट में अगर OR हो और ER हो तो वो क्या होते हैं, बोलो भैया मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो क्या होंगे वो, नाउन होने चाहिए। सेकंड, एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल। अब देखिए साहब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसे ना तो पूरा एडजेक्टिव का क्वेश्चन कह सकते हैं ना पूरा नाउन का क्वेश्चन कह सकते हैं, दोनों के बीच में है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में हमें काफी कुछ देखना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव हमारा एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ये तो उसने बता ही दिया कि ये वर्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। कैन गिव अस द नाउन, वो हमें एक नाउन दे सकता है। वो नाउन कौन सा होगा, तो वो नाउन होगा, बेस वर्ड होगा ब्यूटी, क्योंकि हमने अभी तक कहीं पर भी FUL से बनने वाला यानी फुल से बनने वाला एक भी नाउन नहीं देखा। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि नाउन नहीं है, और प्लस क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये एडजेक्टिव है। तो इसमें बेस वर्ड क्या है, जो कि एक नाउन है, उस नाउन से ये एडजेक्टिव बना है, तो वो वर्ड है ब्यूटी वर्ड। क्योंकि हमने Y से खत्म होने वाले नाउन जरूर देखे हैं, वो नाउन जिनके लास्ट में Y आता है। ये देखिए, हिस्ट्री, बॉटनी, कारपेंट्री, इंडस्ट्री और एनर्जी, लास्ट में क्या आ रहा है इसके, Y आ रहा है। तो Y आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा ये यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्यूटी हमारा नाउन हो सकता है। नेक्स्ट, द वर्ड सिकल एंड व्हीकल्स, वैसे ये सिकल्स था, आई एम सॉरी, यानी ये प्लूरलाइज था। तो ये द वर्ड्स सिकल्स एंड व्हीकल्स आर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स और प्रोनाउंस। तो डेफिनेटली व्हीकल्स वर्ड यानी गाड़ियाँ, व्हीकल्स वर्ड का मतलब क्या होता है, गाड़ियाँ, गाड़ियों का क्या होता है, नाउन। गाड़ियाँ किसे कहेंगे, वस्तु का नाम है ना, द नेम ऑफ द थिंग है। तो थिंग का नाम हम लोग किस में रखेंगे, नाउन में हमें उसे रखना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं जहां पर आपको नाउन को रिकॉग्नाइज करना है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, अभी थोड़ा सा लेवल कम रख रहा हूं। अगली बार जब क्वेश्चन पेपर दूंगा तो लेवल पूरा रीड का लूंगा, प्लस उससे थोड़ा सा प्लस ही दूंगा। रीड का जो लेवल होगा उससे प्लस दूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े डरते हैं इंग्लिश से कि नहीं साहब क्या पता इंग्लिश कहीं किताब में से निकल के खा नहीं जावे, हमें हैं भूख लगी हो उसे। तो नहीं खाती भैया, इंग्लिश नहीं खाती। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके सामने जीता जागता खड़ा हूँ, आज तक अंग्रेजी ने मुझे नहीं खाया और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ और जिंदा हूँ। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगली 2 फ्रेम्स आएंगी, 5-5 क्वेश्चन दोनों फ्रेम पे है। क्वेश्चंस देखिए फटाफट, क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट आंसर लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल करके गैप में और एक एक के आगे एक एक का आंसर ABC लिखते हुए आप तुरंत पोस्ट कर दीजिए। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई मुझसे छूट गया हो सकता है मेरे देखने में ना आया हो, तुरंत प्रभाव से मुझे कमेंट करो वो क्वेश्चन, और नहीं तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं और कितने स्टूडेंट इसे सॉल्व कर पाते हैं। जिनकी जो भी प्रॉब्लम हो, कोई आपका पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन हो नाउन से रिलेटेड तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे देखिए अगली फ्रेम, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। डायरेक्टली एडवांस लेवल हम लोग स्टार्ट इसमें नहीं करेंगे। ले लिया गाइस, स्क्रीनशॉट डन। सेकंड फ्रेम, ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का है। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से गाइस, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन हैं और
केवल 3 ऑप्शंस के साथ फटाफट से इसके जो भी आपके आंसर्स हैं उन्हें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। अपने पर्सनल क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड या और भी आपको कोई डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। Okay guys, so thank you very much for being a very lovely audience and students and really thank you and I appreciate a lot। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो और अगर आपका मुझ पर विश्वास अगर बना हो कि हम आगे अच्छे से और साथ में कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि सब्सक्राइब करो, आप भी सब्सक्राइब करो। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन बटन कैसे दबाना है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। पत्थर फेंक करके भी आप दबा सकते हैं, ईंट हो तो ईंट से भी मार सकते हैं सब्सक्राइब पे, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो गाइस। एक तो मुझे ये आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो अगली वीडियो आने से पहले कंप्लीट चाहिए और मुझे इस पर मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। थैंक you very much, and we are really working very hard, and we are going to work more hard for you if you will reply us, respond our hard work. So thank you very much, and see you soon. Bye.